हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम कार्बन आत्मसात अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या फिर इसी अभिक्रिया को हम कार्बन अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो दोस्तों, अप्रकाशिक अभिक्रिया में हम बात करेंगे C3 साइकिल के बारे में, ठीक है, जिसे हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है और इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, आप पहले जान लीजिए कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसकी खोज सर्वप्रथम ब्लैकमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। इसी कारण से जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसे ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैकमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की थी, तो ब्लैकमैन के नाम पर ही उस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया का नाम दे दिया गया। जो दोस्तों अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वह आपका हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, ठीक है, तथा इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है तथा इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जो ये अभिक्रिया है, यानी कि जो डार्क रिएक्शन है, अप्रकाशिक अभिक्रिया है, वो दो चक्रों में पूरा होता है। पहला चक्र है C3 चक्र, जिसे हम कैल्विन चक्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा चक्र है C4 चक्र, जिसे हम C4 कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे C3 चक्र यानी कि कैल्विन चक्र के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। C3 साइकिल, C3 चक्र। दोस्तों, C3 चक्र जो है उसे हम किन किन नामों से जानते हैं, पहले इस बात को जान लेते हैं। C3 चक्र को हम कैल्विन चक्र, कैल्विन बेंसन चक्र और रिडक्टिव पेंटोस फास्फेट चक्र के नाम से जानते हैं। इन तीन नामों से कैल्विन चक्र को जाना जाता है। कैल्विन चक्र को C3 चक्र, कैल्विन चक्र, कैल्विन बेंसन चक्र और रिडक्टिव पेंटोस फास्फेट चक्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैल्विन चक्र की खोज किसने की थी और कब की थी। तो C3 चक्र या कैल्विन चक्र सर्वप्रथम मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे और एंडी बेंसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। मेल्विन कैल्विन और एंडी बेंसन नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1950 में क्लोरेला पादप में C3 चक्र को यानी कि कैल्विन चक्र को खोजा गया था। सर्वप्रथम मेल्विन कैल्विन और एंडी बेंसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1950 ईस्वी में क्लोरेला के पादप में C3 चक्र को खोजा गया था, और इस विशेष काम के लिए सन 1961 ईस्वी में कैल्विन और बेंसन को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, C3 चक्र या कैल्विन चक्र सर्वप्रथम मेल्विन कैल्विन और एंडी बेंसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1950 में क्लोरेला पादप में खोजा गया था, जिसके लिए उन्हें 1961 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों अवस्थाओं में होती है, ठीक है। जो C3 चक्र होती है, C3 साइकिल होता है, वो जो अभिक्रिया करता है वो प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों अवस्थाओं में करता है, ठीक है। किंतु इसके लिए प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है प्रकाशिक अभिक्रिया से, एटीपी और NADPH की आवश्यकता होती है, ठीक है। एटीपी है ये भी ऊर्जा है, और NADPH जो है ये भी ऊर्जा है। जो C3 साइकिल होती है उसमें जो रिएक्शन होता है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एटीपी और NADPH को एसिमिलेटरी पावर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए कि जो एटीपी है और NADPH है उसको एसिमिलेटरी पावर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे की पॉइंट देखते हैं। यह एक जैविक अभिक्रिया है। कौन? जो C3 साइकिल है वो एक जैविक अभिक्रिया है जिसमें 3 कार्बन शुगर से
कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जो कार्बन के 3 शुगर हैं, ठीक है, 3 शुगर हैं कार्बन के, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। C3 चक्र यूकेरियोटिक पादप में हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। देखिए, दो आपके पादप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक यूकेरियोटिक पादप होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक पादप होते हैं, ठीक है। तो यूकेरियोटिक जो पादप होते हैं तो उसमें जो C3 चक्र होता है, ठीक है, कैल्विन साइकिल जो होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर प्रोकैरियोटिक पादप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक पादप जो होते हैं उसमें जो C3 साइकिल होता है वो पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में। जो आपका साइटोप्लाज्म है दोस्तों वो एक तरल पदार्थ है, ठीक है, द्रव के जैसा होता है, जेली के जैसा। एक बार फिर से, C3 चक्र यूकेरियोटिक पादप के हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है तथा प्रोकैरियोटिक पादप के साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। इस चक्र को निम्न पदों द्वारा समझ सकते हैं। जो C3 चक्र है उसको निम्न पदों के द्वारा समझ सकते हैं। चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त NADP H2 के H+ से अवकरण होता है। जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशीय क्रिया करता है, ठीक है, यानी कि लाइट का रिएक्शन करता है, हील अभिक्रिया करता है, तो उससे जो प्राप्त होता है NADPH2, ठीक है। NADPH2 प्राप्त जो होता है वो H+ आयन से अवकरण होता है, यानी कि अलग हो जाता है और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड नामक पदार्थ बनाता है। हमने सबसे पहले दूसरी इसके पहली वाली वीडियो में पढ़ा था प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम हेल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उस अभिक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके बना था एक पदार्थ NADPH2, ठीक है। तो वहां से जो प्रोटॉन था H+ आयन वो मुक्त हुआ था। तो फिर उसके बाद फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड नामक एक पदार्थ बना है, ठीक है। इसकी इसमें कुछ दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। तो इस क्रिया में निम्नलिखित अभिक्रिया सम्मिलित होती हैं, ठीक है। वो निम्नलिखित अभिक्रिया दो पॉइंट्स की हैं, उसको भी देख लीजिए। तो सर्वप्रथम 5 कार्बन वाले यौगिक RUBP, ठीक है। रूबी RUBP का पूरा नाम होता है रूबिलोस 1,5 बिसफास्फेट, ठीक है। RUBP होता है उसका नाम होता है रूबिलोस 1,5 बिसफास्फेट। RUBP को आप एक तरीके से और याद कर सकते हैं। देखिए, रूपा का ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, ये RUBP को याद करने का तरीका है। रूबिलोस 1,5 बिस फास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर 6 कार्बन अणु वाले एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। 6 RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये क्रिया करेगी एंजाइम और जल की उपस्थिति में, तो बनाएगी 6 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक को। अब बात करेंगे हम दूसरे पॉइंट्स की। तो यह कार्बन यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर 3 कार्बन अणु वाला PGA बना लेते हैं, जो बाद में अपचयित होकर PGAL का निर्माण करते हैं। जो हमने यहाँ ऊपर देखा, जो 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक है वह शीघ्र ही अपचयित हो जाता है, यानी कि जल्दी से ये टूट जाता है और 3 कार्बन अणु वाला PGA फास्फोग्लिसरल एसिड का निर्माण कर लेता है, जो बाद में अपचयित होकर के PGAL का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो दो रिएक्शन इसमें देख लीजिए। तो हमने आपको बताया कि जो 6 कार्बन अणु वाले अस्थायी यौगिक हैं वो शीघ्र ही अपचयित होगा, तो बनाएगा 12 मॉलिक्यूल 3 PGA का, और जो 3 PGA है वो उसका अपचयन होगा। अपचयन होने के बाद वो बनाएगा 12 मॉलिक्यूल PGAL का, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दूसरे पॉइंट की। तो अपचयन के फलस्वरूप बने PGAL
के दो अणु आपस में मिलकर पहले ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, फिर ग्लूकोज से अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि मंड आदि का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 2PgAl है वो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ग्लूकोज, और अंत में PgAl और RuBP पुनर्योजन होता है। यानी कि जो आपका PgAl बना था और RuBP था उसका पुनर्योजन होता है, यानी कि फिर से निर्माण होता है, और यह पदार्थ अभिक्रियाओं को चलाने के लिए पुनः उपलब्ध हो जाती है। अभी इन दो प्रोसेस को, दो पॉइंट्स को हमने पढ़ा, तो उसमें पुनर्योजन होता है PgAl और RuBP का। तो ये जो पुनर्योजन होता है वो दोनों प्रक्रियाओं को फिर से चलाने के लिए उपलब्ध हो जाती है। चलिए यहाँ पर एक साइकिल है उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि RuBP जो होता है वो कार्बोक्जिलेशन होता है, उसका कार्बोक्जिलेशन होता है तो वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और उसका कार्बोक्जिलेशन होता है तो बनाता है फास्फोग्लिसरल एसिड। ठीक है, फास्फोग्लिसरल एसिड बनाता है, और फिर फास्फोग्लिसरल एसिड का रिडक्शन होता है। ठीक है, फास्फोग्लिसरल एसिड का रिडक्शन होता है, कैसे होता है? जो एटीपी होता है और NADPH होता है वो बदल जाता है डीपी में NADPH, और जो एटीपी होता है वो बदल जाता है ADP प्लस एक फास्फेट का आयन। ठीक है, रिडक्शन के फलस्वरूप बनता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है वो बदल जाता है शुगर या फिर स्टार्च में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से रीजनरेशन होगा, तो रीजनरेशन के क्रिया में जो एटीपी होता है वो बाहर निकलता है ADP प्लस एक फास्फेट आयन के रूप में, और फिर से तैयार हो जाता है लोज 1,5 बिस फास्फेट, जो कि वो जो दो प्रक्रियाएं हैं ये फिर से प्रक्रियाएं आपस में चालू हो जाती हैं, पुनः चालू हो जाती हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।